हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लासेस। इस क्लास में हम बातें करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की जो बेस्ड रहेगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस्ड ये एमसीक्यू आज हम देखेंगे। 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू है, उसको हम सॉल्व करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। कहने का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो पारिस्थितिक जो शब्द है वो किसने दिया है। चलिए, तो आपके ऑप्शन है ए ब्राउन द्वारा दिया गया, बी अरस्तु, सी खुराना या फिर डी रिटर। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा रिटर। मैं पढ़ाया था, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरा सबसे पहले लेक्चर जाके देखिए, और मैंने बताया था पारिस्थितिक शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, रिटर साहब ने। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है भाई कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिक है। ठीक है, तो किनके किनके बीच जो संबंध है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन ए है जीव और वातावरण के मध्य संबंध, मनुष्य और वन के बीच संबंध, मृदा और जल के बीच संबंध, पति और पत्नी के बीच संबंध। तो क्या संबंध पारिस्थितिकी को दर्शाता है, ठीक है, इकोलॉजी को दर्शाता है। तो कौन सा होगा भाई, इसका आंसर है जीव और वातावरण। ठीक है, जहाँ जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण में जीव निवास कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है, शेर है, भालू है, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं। अगर वो वातावरण में सरवाइव कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। सिंपल सी बातें हैं। चलिए, तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पूछा क्या गया है भाई, स्वपारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी का अभिप्राय क्या है। स्वपारिस्थितिकी, ऑप्शन है आपके पास ए वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, वनस्पति पर उत्वीदन, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। ठीक है, स्वपारिस्थितिकी, तो इसका आंसर है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये याद रखिए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रस्तुत किया था। फोबस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्नासुके, ऑप्शन सी थिनेमैन, ऑप्शन डी टेंसल। ठीक है, टेंसले। तो किसने दिया था भाई, मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, लेक्चर में जाके देख सकते हैं। टेंसले साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को, ठीक है, प्रस्तुत किया था। चलिए, ये 4 क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है भाई, 5th क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ठीक है, परितंत्र कहने का मतलब पर्यावरण का तंत्र। ऑप्शन ए है एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा अवसित है,
जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो मैं बताया था भाई, मैंने बताया था कि जब जीवों का समुदाय रहता है और पर्यावरण के साथ वो मिलकर अपने जीवन यापन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाते हैं, पर्यावरण का तंत्र कहलाते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, परितंत्र का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी जैविक और अजैविक, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश, ऑप्शन डी पौधे और जीव। तो मैं बताया था, क्या बताया था भाई, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। क्या है, जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक कहने के बाद इसमें जीवन हो, वो सजीव हो, कोई भी पशु पक्षी हो सकता है, शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, बंदर हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं जो उसमें जीवन है, ठीक है, जो जीवित है, जो सजीव है, वो जैविक घटक के अंदर आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत भूमि है, जल है, वायु है, बहुत सारे गैसेस हैं, मिट्टी है आदि किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अजैविक घटक के अंदर है। और यही दोनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और पर्यावरण में क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर सरवाइव करते हैं। चलिए, और जैविक घटक जो है अजैविक घटक पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, ठीक है, क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है, ठीक है। अजीवी घटक मतलब अजैविक घटक, जो परितंत्र है, जो पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है, उसका वो कौन जो है अजैविक घटक है। जैसे अभी मैंने कहा जैविक घटक, अजैविक घटक, तो आपको बताना है अजैविक घटक कौन है। जीवाणु, ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मानव। तो मैंने कहा जो सजीव है वो जैविक घटक है और जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। तो निर्जीव कौन सा है, वो जल है। जल क्या होगा, अजैविक घटक। चलिए, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है। हम ऊर्जा पिरामिड देखे हैं, संख्या पिरामिड देखे हैं, ठीक है। इनमें से पूछा गया है कि ऊर्जा के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्रम है वो सही है। ऑप्शन ए पहले उत्पादक फिर अपघटक फिर उपभोक्ता आते हैं। ऑप्शन बी पहले अपघटक आते हैं फिर उपभोक्ता आते हैं फिर उत्पादक आते हैं। ऑप्शन सी पहले उत्पादक आता है फिर उपभोक्ता आता है फिर अपघटक आता है। ऑप्शन डी पहले उपभोक्ता आता है, उत्पादक आता है, अपघटक आता है। तो आपको बताना है क्या आता है भाई। तो आप जानते हैं पहले प्रोड्यूसर आएगा, उत्पादक आ जाएगा, ठीक है, जो उत्पादन करता है जीवों के लिए। जैसे पेड़ पौधे क्या होंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां क्या कहलाएंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां घास फूस क्या कहलाएंगे भाई, उत्पादक कहलाएंगे। जो सूर्य के प्रकाश से खुद खाना बनाते हैं अपने लिए और दूसरे के लिए भी क्या बनते हैं, उपभोक्ता बनते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर बनते हैं, दूसरा उसका उपभोग करता है। और उपभोक्ता जो उपभोग करता है और उपभोक्ता जिससे डायरेक्ट जो उपभोक्ता उत्पादक से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे पेड़ पौधे को खाने वाले बकरी है, गाय है, चूहा है, ये सारे किसको, पेड़ पौधे से जुड़े होते हैं। और अपघटक अंतिम समय में जब मृत्यु होने के बाद पूरी तरह से उसको अपघटित कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे छोटे मोटे जो है जीवाणु हैं, ठीक है, जो मर जाते हैं उसको पूरी तरह से खा के नीचे जमीन में दब देते हैं, पूरी अपघटित कर देते हैं।
तो ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, इस प्रकार से होता है, उत्पादक को मिलेगा, फिर उपभोक्ता को मिलेगा, फिर अपघटक को मिलेगा अंततः। चलिए ये 8 हो गए। 9वें नंबर पर हम करेंगे बातें। नाइन्थ नंबर, 9वां नंबर क्या बोल रहा है भाई कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है, किससे किससे बनती है फूड चेन, ये पूछा गया है। मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। फूड चेन किससे बनती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटों से, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटों से। ऑप्शन सी है उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से। ऑप्शन डी है उत्पादकों, शाकाहारियों और मांसाहारियों से। तो बताइए फिर, तो अब समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटों से मिलकर फूड चेन बनता है। जैसे इसके पहले देखें, ठीक है, उत्पादक उत्पादन करेगा, उपभोक्ता उपभोग करेगा, अपघटन अपघटित करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो ये 9th नंबर की हम बातें कर लिए। चलिए बातें करते हैं 10th नंबर की, 10वें नंबर की। 10वें नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी, खैर बताने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने कहा जो पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे। और पेड़ पौधे को खाने जाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। फिर हम जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता, मैं फर्स्ट सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता। फिर इस प्रकार से चैन बनते रहते हैं जब तक रहेंगे, ठीक है। एक होता है सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, और जैसे कि मैंने कहा सर्वोच्च उपभोक्ता वह उपभोक्ता होती हैं, ठीक है, जो किसी द्वारा खाया नहीं जाता, जो किसी द्वारा शिकार नहीं किया जाता है, ठीक है, जीवित रहते हुए वो किसी द्वारा शिकार नहीं होता। जैसे बाज है, चील है, शेर है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत है। तो हमेशा याद रखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो शाकाहारी होंगे। क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। शाकाहारी क्यों होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे को डायरेक्ट वो खा रहे हैं, पेड़ पौधे घास फूस को, बकरी है, आपका गाय है, डायरेक्ट पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परितंत्र, ठीक है, क्या पूछा गया है भाई, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना और इससे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, ऊर्जा को मुक्त कराना। कौन सा आंसर इसका सही है? उत्पादकों का क्या कार्य है? तो उत्पादक क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपको पता ही है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, और भोजन तैयार करके जो सौर ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा है, उसको एब्जॉर्ब करके
उपस्थिति में उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इस प्रकार से वो जीवित रहते हैं। ये उपभोक्ता के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, परितंत्र में या पर्यावरण में या इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में, जो भी बोल सकते हैं, ऊर्जा का प्रारंभिक या प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पौधे में संचित शर्करा। ऑप्शन सी, कीवण में मुक्त ऊष्मा। ऑप्शन डी, श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। तो आपको पता है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जिसको कहते हैं सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की सहायता से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ये आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ताओं की। ऑप्शन बी, प्राथमिक उत्पादों की। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादों की। ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ताओं की। ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ताओं की। ऑप्शन डी, अपघटकों। तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको संख्या पिरामिड। अगर आपको पता होगा तो मैंने पढ़ाया है संख्या पिरामिड। और संख्या पिरामिड में मैंने बताया कि संख्या पिरामिड में लगातार घटते क्रम में आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर होते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता, फिर होता है, इसी को हम कहते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, फिर होता है आपका अपघटक। क्या होता है? अपघटक। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता की ये जो संख्याएं उत्पादक की संख्या अधिक होती है, फिर उसके बाद लगातार क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, कौन से क्रम में? घटते क्रम में। किस क्रम में होता है? घटते क्रम में। ये सबसे ज़्यादा अधिक होगा, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या होगी, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अंतिम में अपघटक। ठीक है, तो सबसे अधिक संख्या उत्पादकों की होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं, तो उत्पादकों की संख्या क्या होते हैं भाई? सबसे अधिक देते हैं परितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में। चलिए 13 क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। ठीक है, वायु एवं जल कहने का मतलब जहां बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है और बाढ़ आ गया है। ठीक है, किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया और बाढ़ आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन। तो क्या है? अपरदन। खासकर मृदा का अपरदन होता है, उसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। भूमि का कटाव कहने का मतलब भूमि में क्या है? मृदा है, और मृदा जड़ को मजबूत बनाती है, जड़ को जो पकड़े रहते हैं। जब बाढ़ आता है, ठीक है, जब बाढ़ आता है तो उस प्रकार से भूमि से जो मिट्टी है बह जाती है। ठीक है, और इससे पेड़ पौधे को नुकसान होता है, वहाँ के स्थान को नुकसान होता है, तो उसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। और सबसे इसको, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है कि पेड़ पौधे लगाइए। चलिए, यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जैसे कि मैंने कहा
मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो जाहिर सी बात है जितना आप वन लगाएंगे, ठीक है, और क्या करता है मिट्टी, क्या करता है, वनों के जड़ों को, पेड़ पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, पेड़ पौधे के जड़ों को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो जितना आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतना मृदा स्थायी रहेगा, मिट्टी स्थायी रहेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए, स्थल को ढाल बनाकर बाढ़ को रोक सकते हैं, जल आवरण को हटाकर बाढ़ को रोक सकते हैं, ठीक है, वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं, वह वृक्षारोपण करके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब बाढ़ आएगी कोई स्थान में तो उसके लिए हम क्या करें, तैयार रहें, आसपास बांध बना लें, जो बहुत सारे बांध डैम बने रहते हैं, किसके लिए, ठीक है, उस पानी को, बाढ़ से आने वाले पानी को क्या करें, रिजर्व करें, ठीक है, बरसाती पानी को रिजर्व करें और समय समय पर, ठीक है, नहरों से हम उसको छोड़ दें। तो नदियों का जो है नदियों के आसपास, नदियों के पास या आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए क्या बनाना चाहिए, बांध बनाना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, नागार्जुन सागर पर, रंगनथी टू पक्षी विहार, सुंदरवन डेल्टा, नर्मदा बेसिन। तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में देखेंगे, ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा वहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन होता है? राइजोफोरा, ऑप्शन बी फाइकस, ऑप्शन सी मेजिफेरा, ऑप्शन डी प्रोसिपर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, एक विशेष प्रकार का जो है पौधा होता है राइजोफोरा। तो ये मैंग्रोव वनस्पति का क्या कहलाता है? मुख्य घटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? ठीक है, समुद्र के किनारे की वनस्पतियां क्या कहलाती? तो पहले आप ये बताइए, समुद्र जो है उसकी पानी का जो स्वाद होता है वो किस प्रकार होता है? नमक, नमकीन रखता है ना, आप जानते हैं ना, समुद्र के पानी की जो है, जो पानी है वो नमकीन लगता है और नमकीन रखता है। और नमक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। नमक को हम क्या कहते हैं? लवण या सॉल्ट बोल सकते हैं, नमक बोल सकते हैं, लवण बोल सकते हैं, कोई भी है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की होंगी? क्योंकि पानी लवण टाइप है, पानी जो है नमकीन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? लवणोद्भिद वनस्पति। ठीक है, ऑप्शन तो बहुत सारे, समादोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, लेकिन ऑप्शन सही क्या है? लवणोद्भिद वनस्पति, क्योंकि इनके पानी लवण होते हैं, नमक होते हैं, इसमें सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और जो वनस्पति को जो संचित करते हैं तो वही वनस्पति क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद वनस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? ठीक है, न्यूनीकृत, नए पत्तियां और धंसे हुए रंध्र। रंध्र समझते हैं ना? रंध्र कहने का मतलब है कि जो पत्तियों में, ठीक है, रंध्र कहने का मतलब है जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं भाई? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और यही छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। और इन्हीं के द्वारा
इन्हीं रंध्र के द्वारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जल बच जाते हैं, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में किसी भी पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, पर्णहरित की सहायता चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण चाहिए। इसकी उपस्थिति में वो खाना बनाते हैं और बचे हुए जो जल है वो इसी रंध्र के द्वारा, इसी छोटे छोटे छिद्र के द्वारा बचे हुए रंध्र से जल जो है H2O जो है वो वापस चले जाते हैं बादलों को, और इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। जब रंध्रों से बचे हुए जल वाष्प के रूप में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, और यही कहलाता है रंध्र। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि न्यूनीकृत नए पत्ते और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। अधिपादप का, जलोद्भिद का, कहने को जल के अंदर जो है वनस्पति, समोद्भिद, ठीक है, शुष्कोद्भिद, ठीक है, तो इसका आंसर जो है शुष्कोद्भिद। क्या है भाई इसका आंसर, शुष्कोद्भिद। ये इसके क्या है, लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट है, थोड़ा डिस्टरबेंस है, 1 मिनट।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। कुछ डिस्टर्बेंस था, ठीक है। चलिए डिस्टर्बेंस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी मेसोफाइट्स, ऑप्शन जी जीरोफाइट्स, ऑप्शन सी इपीफाइट्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी, जीरोफाइट्स। ठीक है, तो रेगिस्तान में जो उगते हैं पौधे उसको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निके, ठीक है, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में ऑप्शन है ए सीसी पार्क ने, ग्रीनेक्स ने, ऑप्शन सी है डार्विन ने, ऑप्शन डी है ईपी ओडम ने। तो याद रखिए ग्रीनेस द्वारा क्या किया गया है, ये पारिस्थितिकी निके की संकल्पना दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पर्वत। क्या है? पर्वत। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? महासागर होते हैं। याद रखिए समुद्र महासागर क्या कहलाते हैं? सबसे बड़ा और सबसे जो अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यही कहलाते हैं। तो याद रखिए मैं बताया था, जब आप लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया भाई क्वेश्चन में कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? किसके द्वारा? ठीक है, जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। वनोन्मूलन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके, कीटनाशक और कीटनाशी जो प्रयोग करके, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। ठीक है, तो किसके द्वारा मनुष्य जीवमंडल में, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है? ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था, बताया था कि भाई जितना आप क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और जितना वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु निवास करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन रहेगा। ठीक है, जब जीवी सरवाइव करेंगे उस स्थान पर, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, वो हमारे पर्यावरण संतुलन रहेंगे। उसके लिए बहुत सारे आप देखे हो, जीवमंडल को सुरक्षित करने के लिए, जो है पालतू पशु को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, विभिन्न उद्यान बनाए जाते हैं। जीवमंडल देखने को मिलता है या जैवमंडल देखने को मिलता है, जहाँ पर वनस्पति, पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु वहाँ पर निवास करते हैं। कहने का मतलब है वहाँ क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो ये है इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामाजिक वानिकी है, किसको हम कहेंगे सामाजिक वानिकी है? ये कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दिखा देता हूं। ठीक है, क्या पूछा गया है? सामाजिक वानिकी क्या है? ऑप्शन क्या है? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों का एक साथ उगना, ऑप्शन बी सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन, ऑप्शन सी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना, या सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उसकी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? क्या यही कहलाता है? आपको क्या कहते हैं? यही, इसी को हम कहते हैं क्या? सामाजिक वानिकी इसी कहते हैं। ठीक है, कि समाज के अंदर वो जो स्वामित्व है, सहकारी स्वामित्व है, वहाँ
उस भूमि पर पेड़ पौधे उगाकर उसकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, समाज की वानिकी। चलिए आपके स्क्रीन पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या पूछा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर, शहर पर हुआ था 1992 में, 1992 में। ठीक है, जहाँ पर पर्यावरण की देखरेख, पर्यावरण को किस प्रकार से संतुलन बनाए रखना है, ठीक है, तो इस पर चर्चा हुई थी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा हुआ था। तो उसके लिए 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो जो नामक स्थान पर देखने को हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, और इसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। चलिए, तो पर्यावरण संबंधित ये सम्मेलन था। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपके क्या है क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिमला में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका आंसर है क्या? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? यह है देहरादून में। 28 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। पूछा गया है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऑप्शन ए बायो, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो विशालतम पारिस्थितिक कौन सा है? जलमंडल है। कौन सा मंडल है भाई? जलमंडल है। ठीक है, तो ये याद रखिए। स्थलमंडल क्या होते हैं, जीवमंडल क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है, और मैंने पढ़ाया था कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। तो ऑप्शन ए है धान का खेत, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी है झील। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? कृत्रिम है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जा। कृत्रिम कहने का मतलब कृत्रिम कौन करेगा? मानव निर्मित को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और उसमें धान की खेती आ जाएगा, उसमें तालाब आ जाएंगे। लेकिन प्राकृतिक के रूप में वन है, समुद्र है, कुछ जंगल है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक है। तो जाहिर सी बात है कृत्रिम कौन होगा? धान का खेती क्या है, या जो खेत है वो क्या कहलाता है? धान की खेती कहने वाले सिर्फ धान की खेती नहीं, खेत। इसमें ऑप्शन हालांकि गलत दिया है। गलत देने का मतलब है कि ये धान जोड़ना ठीक नहीं है। सिर्फ धान की खेती ही पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहलाएगी। ठीक है, कृत्रिम रूप से ये खेत देना चाहिए, डायरेक्ट एक ऑप्शन देना चाहिए खेत। धान का खेत कहने के बजाय इसको सही मायने में देना चाहिए था खेत। ठीक है, लेकिन जो भी है, चलिए खेत है, तालाब है, ये कृत्रिम रूप से मानव निर्मित क्या है? पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? ठीक है, और आपको पता होगा, आपको मैं बता चुका हूँ, रेड डेटा बुक IUCN द्वारा जो है क्या की जाती हैं? प्रकाशित की जाती हैं। रेड डेटा बुक में रेड लिस्ट होंगे, और रेड लिस्ट में जीव जंतु का विवरण होगा। और किस प्रकार के जीव जंतु का विवरण होता है? इसमें ऑप्शन लिखा है केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु,
जीवाश्म पादप, और लास्ट ऑप्शन है केवल संकटापन्न पादप। तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ऐसे जीव जंतु और ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पादप जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, और वो विलुप्त होने के कगार में स्थित बैठी है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार में, विलुप्त होने के किनारे हैं, ठीक है, ऐसे जो जीव जंतु हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, उसको IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, IUCN का फुल फॉर्म है। और IUCN ये क्या करता है, रेड डेटा बुक, एक बुक जो है प्रकाशित करता है, इसमें रेड लिस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें ये विवरण दिया जाता है कि संकटापन्न जो पादप है, जीव जंतु, उसका लिस्ट जारी करते हैं, और बाद में ऐसे जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अभयारण्य और उद्यान में उसको क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, भेजा जाता है, उसको संरक्षित करते हैं, ठीक है। हम पढ़े थे जीव जंतु के में, जैसे हाथी परियोजना पढ़े थे, भालू परियोजना पढ़े थे, जल के अंदर हम मगरमच्छ परियोजना, डॉल्फिन परियोजना, या फिर जिसको गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना कहते हैं, ठीक है, बाघ परियोजना, चील परियोजना, गिद्ध परियोजना आदि परियोजना हम पढ़े थे। ये क्या है, यही जब रेड डेटा बुक जारी करता है कि संकट की स्थिति में है ऐसे जीव जंतु, ऐसे पादप, तो उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग स्थानों में क्या किया जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा, केंद्र जो है मतलब भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा इसको सुरक्षित करते हैं। तो अब जानते हैं, इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संकटापन्न है, ऑप्शन सी खतरनाक, ऑप्शन डी विरले है। तो आपको पता है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, क्या है, जो संकट की स्थिति में है और जो लुप्त होने के कगार में, लुप्त नहीं हुआ है, लुप्त होने के कगार में, उसको वो जारी करता है रेड डेटा बुक। ये चीज़ याद रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा गया भाई कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। ऑप्शन ए भंगुर पारिस्थितिक पारितंत्र जैसे मैंग्रोव वन और नाम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना। ये निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल के लिए खतरा है। तो जाहिर सी बात है खतरा कौन सा होगा कि उनके भाई प्राकृतिक आवासों को जब हम उजाड़ देंगे, वनस्पतियों को विनाश कर देंगे, झूम कृषि करेंगे। झूम कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि, एक जगह कृषि किए फिर दूसरे 2-3 साल वो जमीन कृषि लायक नहीं हो तो फिर दूसरी जगह पेड़ पौधे को हम काट के कृषि करते हैं। जो दूसरी जगह जहाँ जाके हम कृषि करते हैं उसको झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। तो जब वनस्पतियों को हम पेड़ पौधों को काट पीट देंगे, पूरी तरह से उजाड़ देंगे, तो कहने का मतलब जीव जंतु के आवासों को उजाड़ देंगे। अब जीव जंतु के आवास को उजाड़ देंगे तो जाहिर सी बात है जीव जंतु भटकेंगे। आपने सुने होंगे कि हाथी जंगल से बाहर आ गए शहर में, भालू दिखाई दे रहा है शहर के आसपास। वो क्यों होता है? आग लगने के कारण या किसी कारणवश, या बोल सकते हैं वनों की नष्ट हो जाने के कारण, वनोन्मूलन हो जाने के कारण उनके प्राकृतिक आवास उजड़ जाते हैं, उनकी प्राकृतिक आवास छीन ली जाती है। तब ऐसे जो जीव जंतु जो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते वो बाहर निकलते हैं और आपको सड़कों पर दिखेंगे कई जो है जीव जंतु शहर की सड़कों पर। वो कारण यही है। और जब हम प्राकृतिक आवासों को, वनस्पति को उजाड़ देंगे, झूम कृषि करेंगे तो जैव विविधता को खतरा है। और जैव विविधता आप जानते हैं जैव विविधता क्या कहलाती है, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है भाई, ठीक है, कि बहुत सारे किसी स्थान में जितने पेड़ पौधे होंगे उतने जीव जंतु, उस प्रकार से बहुत ज़्यादा जीव जंतु होंगे और वहाँ सरवाइव करेंगे।
तो वो क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और आपने पढ़े हैं जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ जीव जंतु ज़्यादा निर्वाह करेंगे, और जहाँ जीव जंतु ज़्यादा जो है निर्वाह करेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, कहने का मतलब वर्षा ज़्यादा होगी, तो वही क्या कहलाता है? जैव विविधता। सिंपल सी बातें हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी को असंतुलित हो जाना, ये कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल का आ जाना, ऑप्शन डी वर्षा का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, तो कौन सा है? वनोन्मूलन। कहने का मतलब वनों का ह्रास, वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, ये मरुस्थलीकरण होना, बाढ़ और अकाल जाना, है तो प्राकृतिक कारण है। बाढ़ का आ जाने से, ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाने से कुछ ज़्यादा जो है दिक्कत होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण वनों को नष्ट करना। ठीक है, क्योंकि वनों से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं, वहाँ की जीव जंतु डिपेंड है, वहाँ के जो हैं लोग, आसपास के लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो वनों का ह्रास, वनों की कटाई और पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है? पूछा गया है कि ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर होती है। ऑप्शन ए है सूक्ष्मजीव और मछलियों पर, सूक्ष्मजीव प्राणीप्लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादक उपभोक्ता पर। जाहिर सी बात है, जहाँ भी उत्पादक उपभोक्ता वगैरह आए तो वहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मछली, सरीसृप, ये दुनिया भर के जितने जीव हैं तो वो उसी पर डिपेंड है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारण कौन है? प्रकृति के संतुलन को कौन तय करता है भाई? मानव गतिविधियां तय करती हैं, रेबिड और आवास तय करता है, पर्यावरणीय परिस्थितियां तय करती हैं, खाद्य की उपलब्धता तय करती है, तो कौन सा ये तय करता है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा और होना चाहिए। मानव गतिविधियां ही हमारे जो प्रकृति के संतुलन को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मानव चाहे तो बनाने के लिए बहुत सारे बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगाया जा सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ निर्वाह करेंगे, और जितना ज़्यादा पशु पक्षी जीव जंतु निर्वाह करेंगे उतना जो हमारा प्रकृति संतुलन रहेगा। याद रखिए, प्रकृति संतुलन रहने के लिए पेड़ पौधे जीव जंतु का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मानव ही की गतिविधियां हैं, मानव की लगातार बढ़ती जनसंख्या, लगातार शहरीकरण, लगातार औद्योगिकरण, ठीक है, ये सारे क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए खतरा है। ठीक है, लगातार वो जिस जनसंख्या में हम वृद्धि कर रहे हैं, अब जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, रहने के लिए उनके लिए घर चाहिए, जगह चाहिए। ठीक है, इस बढ़ती जो है बोल सकते हैं ऐसी रफ्तार ज़िंदगी में आप देख सकते हैं कि औद्योगिकरण बहुत हो गया है, हर जगह फैक्ट्री वगैरह लग गई, तो उसके लिए स्थान चाहिए, तो पेड़ पौधे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मानव ही गतिविधियां हैं कि वो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, प्रकृति को संतुलन रख सकते हैं, असंतुलन रख सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही कारण है, मुख्य कारण, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना है? वैश्विक विरासत का वन, ऑप्शन है उड़ीसा में नंदन कानन भी है, असम में काजीरंगा, सी है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन जो मैंग्रोव वन है,
ठीक है, उसको माना है। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में वनस्पति उद्यान शिवपुर का वनस्पति उद्यान। तो यह जाहिर सी बात है, जो सुंदर वन जो है मैग्रोव वन है उसको वैश्विक विरासत वन मानते हैं, जानते हैं आप लोग। चलिए 37 क्वेश्चन हो गए, 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्प्रभाव से बचाता है, ये क्या कहलाते हैं? वह वर्णक, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें को बचाता है। क्लोरोफिल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका आंसर है फाइकोसाइनिन। क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणें जो पराबैंगनी किरणें हैं उसके दुष्प्रभाव को बचाता है। इसको क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन। तो ये नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पूछा गया भाई? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी शंकुधारी वनों में, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवी वनों में। ठीक है, क्या है? उत्तर ध्रुवी वनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। चलिए तो आपको बता दें कि आप जानती हैं ये जो पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ऊपर हम जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब है 23.5 डिग्री हम जाएंगे तो ये क्या करता है? क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। नीचे हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री, ये भी क्या कहलाता है? ये मकर रेखा कहलाते हैं। और ये पूरा जो स्थान है, ये जो पूरा स्थान है इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, जैव विविधता देखने को मिलते हैं। और जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती का मतलब क्या है भाई? जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती का मतलब ये है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे मैंने बताया उतने ज़्यादा क्या होंगे? उतने ज़्यादा क्या होंगे? आपके जीव जंतु होंगे। अब जितना ज़्यादा पेड़ पौधा होगा, जितना ज़्यादा जीव जंतु होगा, वो किस प्रकार संभव है? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है, यहाँ का वर्षा है, तापमान यहाँ पर अधिक होता है, वर्षा अधिक होता है। ठीक है, आर्द्रता देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा वर्षा होगा उतनी ही ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, और उतनी ही जब जितना ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर जीव जंतु निवास करेंगे। अब जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितना ज़्यादा जीव जंतु निवास करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा पर्यावरण संतुलन रहेगा, और उसी पूरे को उतना हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा जीव जंतु होंगे, उतना ही ज़्यादा वर्षा होगी, और ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए? तो आपको पता है किसके लिए? गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन का और एमसीक्यू बाकी है, और उस 10 क्वेश्चन के एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित, कहने का संरक्षित लिखा है, संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
उस संरक्षण को हम क्या कहते हैं? जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में ही, तो उसको हम कहते हैं स्थान रहित, उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी स्वस्थाने, ऑप्शन सी जीवे, ऑप्शन डी पात्रे। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? स्वस्थाने। हम जानते हैं एक पढ़े हमने स्वस्थाने और दूसरा पढ़े पर स्थाने, एक पढ़े इन सीटू और दूसरा पढ़े एक्स सीटू। इन सीटू कहने का मतलब स्वस्थाने और स्वस्थाने कहने का मतलब जब पादप को, जब जीव जंतु को उनके ही प्राकृतिक आवास में हम क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं, तब क्या कहते हैं? इन सीटू कहलाता है, उसको हम कहते हैं स्वस्थाने। और जब ऐसे जीव जंतु पादपों को हम दूसरे जगह ले जाके शिफ्ट करके उसको संरक्षित करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स सीटू या पर स्थाने कहते हैं, दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये पर स्थाने है। ठीक है, ये क्या है? पर स्थाने है, जो दूसरे स्थान पर हम ले जाके पशु पक्षी जीव जंतु को हम संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कि अत्यधिक वनमूलन कहने का मतलब अत्यधिक पेड़ों की हास करना, वनों की कटाई का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव किसको पड़ता है? जंगली जानवरों के निवास स्थान को नाश होता है, मृदा अपरदन होता है, वन संपत्ति को क्षति पहुंची है, अनेक मूल्यवान पौधों को क्षति पहुंची है। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ 1000 बार। कहने का मतलब अभी जितने चीज़ें हम देखें, जब तक वनों का ह्रास होगा तब तक मृदा अपरदन होगी। और मैंने बताया ही है कि वनों को पूरी तरह से जकड़ के, वन के जो जड़ों को पूरी तरह से पकड़ के मृदा रखते हैं। ठीक है, तो जब वन को ही काट देंगे, वनों का नाश कर देंगे, तो मृदा अपरदन तो जाहिर सी बात होना है। सबसे बड़ा विनाश किसका होता है? मृदाओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर जीव होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी घटक। चारण आहार श्रृंखला कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई? पादप होते हैं। चारण आहार आधार तल, अरे आधार तल मतलब अगर हम देखें तो ये क्या है? आधार तल ही तो है। अगर पहला हम ये देखें, ठीक है, इस प्रकार से ये आधार तल ही है। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो उत्पादन, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस प्रकार। तो सबसे नीचे सबसे प्रथम कौन हो? उत्पादक होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्पादक। तो यही पूछा गया है घुमा फिरा के कंफ्यूज करने के लिए आपको, चारण आहार श्रृंखला। ठीक है, तो आधार तल में कौन रहते हैं? उत्पादक ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई? चलिए पूछा गया है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CSIR, NIIR जिसको नीरी कहते हैं, CIFIR या DICAR। तो इसका सही आंसर है बी NEER I, कहने का नीरी। नीरी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है भाई? नेशनल, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये पर्यावरण के संबंधित जो संगठन है ये कार्य करते हैं, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, क्या पूछा गया है? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? वे अत्यधिक, ऑप्शन ए वे अत्यधिक प्रचुरता में पाए होते हैं, ठीक है, सॉरी पैदा होते हैं। वे अत्यधिक
मैग्रो वन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वैश्विक तापमान का, वे अत्यधिक प्रचुरता में पैदा होते हैं। ऑप्शन बी, मैग्रो के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ऑप्शन सी, कार्बन सिंक के रूप में उसकी भूमिका अत्यधिक पाई जाती है या होती है। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में ए और सी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि मैग्रो के विशाल जल क्षेत्र क्या होंगे, जलमग्न होंगे। ठीक है, चलिए, मैग्रो के विशाल जल क्षेत्र जलमग्न होंगे। अब क्यों होगा भाई, मैंने तो बोल दिया ये होगा, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, अब देखिए मैग्रो वन, पहली बात तो ये बात तो मैग्रो वन कहाँ पाई जाती है, पहली ये बात ये कि मैग्रो वन आपके कहाँ पाई जाती है, आपके पश्चिम बंगाल के आसपास इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये वाले ये पाया जाता है मैग्रो वन सबसे अधिक। ठीक है, अब क्या होगा, पूछा क्या गया है, वैश्विक तापन कहने का मतलब इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का मतलब है कि पृथ्वी का अत्यधिक मात्रा में तप जाना। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाना, पृथ्वी में ताप का मात्रा अत्यधिक होना। और अत्यधिक जैसे कि आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, इसके बाद मैं जब पढ़ाऊंगा क्लाइमेट चेंज वगैरह तब आप पढ़ेंगे। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मैं थोड़ा हल्का से मैं बता देता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर पड़ता है तो ये ताप हो जाता है, पूरे तप जाता है। लेकिन इसकी विकिरण जब बाहर जाने होती है, ठीक है, शाम के समय जब विकिरण बाहर जाने लगता है तो इसको रोक दिया जाता है। किसके द्वारा, कुछ प्रदूषकों के द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोक देता है। और रोकने पर हमारे जो पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है, विकिरण को बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, पृथ्वी में ही इसको रोक देता है, बाहर जाने नहीं देता। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेज हैं जो खतरनाक होते हैं किसके लिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए, तो ये रोक देता है। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी तप जाएगा। और जितना अधिक मात्रा में पृथ्वी तपेगा, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वैश्विक ताप। बहुत ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, और वैश्विक ताप से क्या होगा भाई, वैश्विक ताप से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े जो बर्फ़ हैं वो पिघलते नजर आएंगे। ठीक है, जो चट्टान की तरह इस प्रकार जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो हिमालय में बर्फ़ है बड़े कई सालों से, वो पिघलते नजर आएंगे। और जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। और बाढ़ की स्थिति आएगी और वहाँ की जो जल है, ठीक है, यहाँ के जल पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो घुमा फिरा के आपसे क्या पूछा गया है भाई, यही पूछा गया कि मैग्रो वन को वैश्विक ताप के क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक ताप होगा, ताप अत्यधिक होगी। जब ताप अत्यधिक होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेगा, कहने का मतलब जो बर्फ़ है कई वर्षों से जमा बर्फ़ वो पिघल जाएगा। और पिघलेगा तो जितना वो पानी के रूप में फिर वर्षा का रूप ले लेगा। ठीक है, और जब वर्षा का रूप लेगा तो जाहिर सी बात है पूरे सबको विनाश करते हुए जो समुद्र के पास जाएगा तो वो जलमग्न होगा। और ये मैग्रो वन वही आसपास पाया जाता है, तो वहाँ के जो विशालतम क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 45 हो गए, 46 देख लेते हैं। भारत में क्या पूछा गया है, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल एवं गैस, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। याद रखिए इसका सही आंसर है जल विद्युत। सबसे क्या है, एक धारणीय दृष्टिकोण है जिससे विद्युत उत्पादन की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणी विकास किनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी मानवीय संसाधन। तो धारणी विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशील का विषय है, संवेदनशील का विषय है कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, भूमि हो गए, नीचे दबे खनिज हो गए आदि, क्या है प्राकृतिक जो संसाधन है, कोयला हो गए, नीचे दबे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, ये आदि आपको देखने को मिलेगा। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है, इकोटाइप, इकेइडेक, इकोस्फीयर, इकोटोन। याद रखिए वे क्या कहलाते हैं? इकोटोन। क्या कहलाते हैं? दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से पादपों से, ठीक है, पादपों से ओजोन रिक्तकारक हैं? कौन से पादपों नहीं पदार्थों, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तकारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हैलोजन्स, ऑप्शन सी कार्बन टेट्रा और फ्लोराइड, ठीक है। और कूट इस प्रकार से दिए हैं कि ऑप्शन ए है कि ए केवल ए और बी सही है, मतलब 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 सही। तो आपको पूछा गया कि जो है ओजोन परत को, ठीक है, जो नुकसान पहुंचता है वो किससे पहुंचता है, ठीक है। और आपको बता दें ओजोन परत क्या है, मैं आपको बताऊंगा फिर जब पढ़ेंगे तो आंसर आए ये क्वेश्चन। ओजोन परत होता है, ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या होते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं। 5 क्या पाए जाते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। 5 क्या पाए जाते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं। जैसे हम बताते हैं क्षोभ मंडल, क्या पाया जाता है? फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्या पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल पाए जाते हैं, समताप मंडल पाए जाते हैं। फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फिलहाल, मध्य मंडल पाए जाते हैं, फिर आयन मंडल पाए जाते हैं, आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल पाए जाते हैं, इस प्रकार से। और जो समताप मंडल होते हैं उसी में आपका क्या होता है? ओजोन होता है, O3। O3 एक विषैला गैस होता है, ठीक है, एक हरे कलर का विषैला गैस होता है जो समताप मंडल में, ठीक है, पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकते हैं और रोक कर ये धरती पर आने नहीं देते। यदि धरती पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है तो चर्म रोग, ठीक है, धरती पर अगर पहुंच जाएगा तो चर्म रोग, मोतियाबिंद, कैंसर आदि जो बीमारी ये फैला सकते हैं। और इसी को रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत करता है, जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। एक जो है, अगर पृथ्वी, अगर समुद्र के तल की बात करें, समुद्र तल से 20 से 35 जो किलोमीटर है, 20 से 35 किलोमीटर उतने रेंज तक, ठीक है, उतने रेंज तक आपके जो समताप मंडल है वहाँ पर आपको पाए जाते हैं, जो यूवी किरणों को रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकते हैं और हमें ऐसे कैंसर जैसे बीमारी, चर्म रोग, मोतियाबिंद, ठीक है, ऐसे बीमारी को थम करता है। और ये किससे क्षति पहुंच रही है? ओजोन परत को। ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है आपके इतने सारे सभी गैसों से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC गैसेस कहाँ से रिलीज होती है? आपके जो रेफ्रिजरेटर है, कहने का मतलब जो फ्रीज है, आपके AC है, एयर कंडीशन है, ठीक है, आपके फोम्स है आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। हैलोजन भी जो गैस इसके जो है कारक हैं, कार्बन टेट्राफ्लोरोकार्बन ये भी कारक है। तो बोल सकते हैं ये तीनों क्या है? इसके क्या है? कारक है भी, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अच्छे से हम देखेंगे जब क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ये ओजोन परत वाली बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, क्या है भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया भाई? पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? जैव विविधता की दृष्टि से कौन से स्थान अत्यधिक माने जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कूट दिया गया है। कूट में क्या लिखा है? ए पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट और डी पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो इसमें आपको बताना है जैव विविधता उत्तेजनशील, ठीक है, कहाँ पर अत्यधिक देखने को मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। 1 और 3 मतलब ये 1 और ये 3। ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू का जो सिलसिला जारी था वो हो जाता है आपका दी एंड। ठीक है, 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू का जो सिलसिला जारी था वो पूरी तरह से हो जाता है ख़त्म। ठीक है, चलिए तो हम जैव विविध हम पारिस्थितिकी और जो है इकोसिस्टम हम पढ़ चुके थे और इससे संबंधित हमने क्या देखे भाई? इससे संबंधित हमने 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू हमने देखे और ये हो जाता आपका ख़त्म। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ भी जो भी है, अभी इकोसिस्टम, इकोलॉजी हुआ है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जैव विविधता पढ़ेंगे। ठीक है, जैव विविधता पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रदूषण पढ़ेंगे, पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे, जो भी आगे पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें होंगी, आगे हम पढ़ाई जो भी करेंगे। चलिए धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।